हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। देखिए, जितना सिलेबस था आपका, पूरी किताब जो थी बायोलॉजी का जो भी पोर्शन था वो हमने आपको पढ़ा करके समाप्त कर दिया। अब आप जो है एक मॉडल पेपर ले लीजिए, उस मॉडल पेपर के हिसाब से जो है उसको सॉल्व किया जाएगा। आज हम जो है अवतार प्रकाशन की जो क्वेश्चन बैंक है, उस अवतार प्रकाशन के क्वेश्चन बैंक का जो पहला मॉडल पेपर है उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। इसमें देखिए क्या होता है। जो पहला क्वेश्चन दिया है मॉडल पेपर के अंदर, लिखा है कि योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत किसने दिया है। मतलब मॉडल पेपर में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वह ये दिया गया है कि योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया है, उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया है। अब देखिए, इसमें जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन है। पहला जो विकल्प आपको दिया है चार्ल्स डार्विन ने, दूसरा है लैमार्क ने, तीसरा है हर्बर्ट स्पेंसर दिया है और चौथा दिया है कार्ल मार्क्स ने। और हमने आपको समझाया था जब हम जैव विकास पढ़ा रहे थे, हमने आपको बताया था जैव विकास की परिभाषा बताई थी कि जीवों में होने वाला वह निरंतर क्रमिक परिवर्तन जिसमें जो है जटिल जीवों से सरल जीवों का निर्माण होता है, वह जैव विकास कहलाता है। और जैव विकास के संबंध में लैमार्क डार्विन ने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। तो उसी सिद्धांत में हमने आपको बताया था, डार्विन आज जब पढ़ा रहे थे उसमें कहा गया था जीवन ही संघर्ष है, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। मतलब जो व्यक्ति योग्य होगा वही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगा, जो योग्य नहीं होगा उसकी जो जातियाँ क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। तो योग्यतम की उत्तरजीविता जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। तो जो इसका आंसर होगा वह होगा चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन का वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था। इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन दिया है, फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है। आपको सोशल में पढ़ाया गया था, या आप कहें कि रक्त परिसंचरण जब पढ़ाया गया होगा उसमें आपको बताया गया होगा मनुष्य का हृदय जो है 4 भागों का बना होता है। उसमें जो बायां भाग होता है उसमें शुद्ध रुधिर होता है और जो दायां भाग होता है उसमें अशुद्ध रुधिर होता है। जो आप जानते हैं जो फुफ्फुस शिरा होती है वह शुद्ध रुधिर को हृदय में ले आकर के डाल देती है, ठीक है। और हृदय क्या करता है कि जो शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजनीकृत जो रक्त होता है उसको बाएं भाग से जो होता है बाएं भाग के अंदर पाया जाता है और उस बाएं भाग से धमनी और के माध्यम से वह शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। तो आप ये जो होता है दूसरे वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि फेफड़ों में शुद्ध रुधिर कहाँ से आता है, तो आप लिखेंगे उसमें बाएं अलिंद से आता है, ठीक है। तो बाएं अलिंद से जो होता है कि वह फेफड़ों में शुद्ध रुधिर जो होते हैं वह आते हैं, ठीक है। तो बाएं अलिंद से फेफड़ों में जो होता है शुद्ध रुधिर आता है। और इसके बाद होता है, तो ये दूसरा हो गया। इसके बाद तीसरा है यकृत संश्लेषित करता है। यह यकृत क्या संश्लेषित करता है, यकृत जो होता है वह यूरिया का संश्लेषण करता है। यूरिया जो होता है एक आर्थिन चक्र होता है, एक आर्थिन साइकिल होती है, उस आर्थिन साइकिल के अंदर यूरिया का संश्लेषण होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए यकृत जो होता है किस चीज़ का संश्लेषण करता है, तो यकृत जो होता है वह यूरिया का संश्लेषण करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम लिखिए। और जब त्रिक संलयन की क्रिया होती है, दोहरा निषेचन होता है, द्विनिषेचन की क्रिया होती है, तो वहाँ पे जो होता है क्या बनता है, भ्रूण कोष बनता है। तो वहाँ पे जो होते हैं भ्रूण कोष का निर्माण होता है। तो आपकी किताब में क्या थे, 4 बहुविकल्पी क्वेश्चन थे। दूसरा जो बहुविकल्पी क्वेश्चन था
जो है फेफड़ों में शुद्ध रुधिर, फेफड़ों में शुद्ध रुधिर कहाँ से आता है? शुद्ध रुधिर कहाँ से आता है? यह कहाँ से आता है? तो आप लिखेंगे इसमें जो है बाएं अलिंद से आता है, बाएं अलिंद। ये जो होता है वह भाग होता है बाएं अलिंद से। इसके बाद तीसरा आपका जो क्वेश्चन था, इसमें जो है तीसरा जो भाग होगा आपका, वो आप क्वेश्चन किया था कि वह यकृत का संश्लेषित करता है, यकृत संश्लेषित करता है। यकृत क्या संश्लेषित करता है? हमने अभी बताया कि यकृत जो होता है वह यूरिया का संश्लेषित करता है या यूरिया का निर्माण करता है। तो यकृत जो होता है वह यूरिया को संश्लेषित करता है। और इसके बाद जो चौथा प्रश्न है, इसमें जो चौथा बहुविकल्पी प्रश्न है वो आपका है कि द्विनिषेचन क्रिया में द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम लिखिए। बनने वाले ऊतक का नाम लिखिए। ठीक है, ये आपको ऊतक का नाम लिखना है। तो हमने अभी बताया था आपको इसका आंसर होगा भ्रूणकोश। तो भ्रूणकोश वह ऊतक होता है जो द्विनिषेचन क्रिया में संलयन के पश्चात बनता है। तो भ्रूणकोश जो होता है वो सिकुड़ित होता है। नंबर आपको क्या होते हैं? 3 या नहीं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है जो 10वें का है, ये तो 9वें का हो गया। अब जो 10वां है उसमें 10वें में देखिए क्या है? जल संग्रहण। जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं? मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है? जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं? जल संग्रहण से आप क्या समझती हैं? ये मतलब क्वेश्चन है, आप क्या समझते हैं? ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो जल संग्रहण है आप जानते हैं कि इसका मतलब जल संग्रहण का अर्थ होता है कि जो स्थानीय क्षेत्र होता है जहाँ वर्षा जो जल होती है उस वर्षा जल को भूमि में हम क्या करते हैं? वर्षा जल को भूमि, जब वर्षा जल जो होती जब भूमि पर गिरती है या प्रवाहित होती है तो जो जल का संग्रहण करना कहलाता है। तो कहने का होता है कि जल संग्रहण का होता है कि भारत देश जो होता है या आप कहें भारत में जो होता है वर्षा आधारित जो होता है या मानसून आधारित जो होती है वह जल होता है संग्रहण किया जाता है। मतलब वर्षा जल के द्वारा जल का संग्रहण करते हैं। और इन जल को जो होता है संग्रहण जो होता है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। कहीं पे तालाब खोद करके तालाब के द्वारा, कहीं पे होता है बांध बना करके उसको जल को रोकते हैं। इसके अलावा जो होते हैं कि कहीं पे होता है बंदिश होता है, बंदिश मतलब अलग अलग रीजन में वो जल संग्रहण की जो विधि होती है उसकी जो तरीके होते हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो अभी हम पिछले जो है आपको चैप्टर में लिखवाए थे पूरा विस्तृत में लिखवाया है कि जल संग्रहण क्या होता है और वह कैसे किया जाता है। तो उसमें आपको याद रखिएगा जल संग्रहण जो होता है वह हमारे देश में मानसून आधारित जो होता है केंद्र होता है। और मानसून जब आता है या बरसात जब होती है उस बरसात के पानी को लोग क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं, उनका संग्रहण किया जाता है तालाबों के रूप में, नदियों के रूप में, कुएं के रूप में, झील झरने आदि के रूप में उसको संग्रहित करते हैं। तो अलग अलग स्थानीय क्षेत्रों में उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे राजस्थान में उसको खादिन के नाम से जानते हैं, उसी तरह कहीं कहीं पे बंदिश के नाम से जानते हैं,
और हमारे जो एरिया होता है वहाँ पे तालाब नदी के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे जल को संग्रहण किया जाता है और यह जो संग्रहित जल होता है उससे जो होता है जल स्रोत का निर्माण होता है, या हम कहें कि हमारा जो पानी होता है वाटर लेवल होता है उसके कारण होता है कि एक स्थिर अवस्था में मेंटेन अवस्था में बना रहता है। और उस जल जो संग्रहित जल होता है उसका उपयोग जो होता है सिंचाई आदि के काम में लाया जाता है। ठीक है, तो जल संग्रहण के तरीके होते हैं। इसके अलावा जल को जब हम डैम बनाते हैं, बांध बनाते हैं, तो उस बांध के द्वारा भी जल को संग्रहित किया जाता है और उससे ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो जल संग्रहण जो होता है वो आवश्यक होता है, जल संग्रहण की क्रिया होती है। तो ये मतलब होता है जल संग्रहण होता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपका आता है आनुवंशिकता क्या है, इसके जनक कौन है। देखिए आनुवंशिकता जो होता है हमने आपको बताया था कि विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत मतलब आनुवंशिकता जो होता है यह जल संग्रहण हो गया। उसके बाद दूसरा आता है कौन क्वेश्चन आनुवंशिकता किसे कहते हैं। आनुवंशिकता आनुवंशिकता किसे कहते हैं, आनुवंशिकता किसे कहते हैं, किसे कहते हैं और इसके जनक का नाम, इसके जनक का नाम। ये जो होता है आनुवंशिकता का समझ होता है क्वेश्चन अगला। तो आनुवंशिकता आप जानते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की आनुवंशिक समानताओं एवं असमानताओं एवं वंशागत का अध्ययन किया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आनुवंशिकता जो होता है वह विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जीवों में वंशागत या जीवों में जो आनुवंशिक समानताएं पाई जाती हैं, जीवों में जो आनुवंशिक समानताएं एवं असमानताएं एवं वंशागति का जब हम अध्ययन करते हैं उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। और आनुवंशिकी जो शब्द था उसका उपयोग 1905 में बेक्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और आनुवंशिकता का जनक आप जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। यह तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की आनुवंशिक समानताएं एवं असमानताएं एवं वंशागत का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो वह जो होता है आनुवंशिकता कहलाता है। और यह आनुवंशिकता की जो जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक हम कहते हैं। इसके बाद क्या अगला है प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण से क्या तात्पर्य है। ये हमने आपको समझाया था, लिखवाया भी था। प्रभावी लक्षण क्या होता है कि जब विपरीत जोड़ी के तुलनात्मक लक्षण जो होते हैं, विपरीत जोड़ी के तुलनात्मक लक्षणों के मध्य जब संकरण की क्रिया कराई जाती है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है, जो प्रदर्शित होता है, वह प्रभावी लक्षण कहलाता है। और जो पहली पीढ़ी में लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। या आप कहेंगे कि दो जनकों के मध्य जब हम संकरण की क्रिया कराते हैं तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं वह प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यह जैसे लंबे और बौने पौधों के मध्य जब संकरण की क्रिया कराई गई तो पहली पीढ़ी में लंबा पौधा दिखाई दिया, तो जो लंबा पौधा होता है वह प्रभावी लक्षण कहलाता है और जो बौना पौधा होता है वह अप्रभावी लक्षण कहलाता है। ठीक है, तो लंबापन जो होगा वह प्रभावी लक्षण शो करेगा और बौनापन जो होगा वह अप्रभावी लक्षण शो करेगा। और ये प्रभावी और अप्रभावी के नियम कहलाते हैं। ठीक है, ये जो होता है क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आता है इसमें आपको कि मानव शरीर की उपस्थित सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए और इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो आप जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यह। तो इसके बाद होता है ग वाला था, ग वाले में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के बारे में बताना था, प्रभावी और अप्रभावी। ठीक है, प्रभावी
प्रभावी और अप्रभावी जो है अप्रभावी लक्षण से क्या तात्पर्य है, ये था क्वेश्चन। लक्षण से क्या तात्पर्य है, ये था। ठीक है, इसको मैं आंसर बता दिया आपको। और ग्रामर का है तो वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर की उपस्थित सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताते हुए, ग्रंथि का नाम बताते हुए उसकी विशेषताएं ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। ये आप जानते हैं, पढ़ाया गया, समझाया गया। यकृत की विशेषता क्या होती है? यकृत जो होता है वो पित्तरस स्रावित करता है, पित्तरस का निर्माण करता है। यह क्षारी तरल होता है। पित्तरस कैसा होता है? क्षारी तरल होता है। पित्तरस भोजन का जो माध्यम होता है, भोजन के माध्यम को क्षारी करता है, मतलब अम्लीय माध्यम को क्षारी माध्यम में बदलता है। यह भोजन को मतलब सड़ने से बचाता है, वसा का इमल्सीकरण करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। आवश्यकता से अधिक जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में बदल देता है। ठीक है, और इस क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। यकृत कोशिकाएं होती है वह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। इस क्रिया को जो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। और इसके अलावा जो होता है यकृत में जो होता है यूरिया का संश्लेषण होता है और यह विषैले पदार्थों को कम हानिकारक बनाने का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद यह है इन्हीं दो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उल्लेख कीजिए। ये आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं। दो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में आप क्या जानते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता क्या है, इसे कहते हैं, और वह जो होते हैं उसके क्या मतलब उसका क्या उपयोग किया जाता है, किस काम में लाया जाता है। तो जो अथवा वाला क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क में है और इसको आप खोज करके इसको लिखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद अगला दिया, प्रकृति में कायिक जनन किस प्रकार होता है? कायिक प्रवर्धन के उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, प्रकृति में जो कायिक जनन होता है, हमने आपको बताया था कि पौधों के कायिक भागों से या कायिक अंगों से जब नए पौधों का निर्माण होता है उसे हम कायिक जनन की क्रिया कहते हैं। और इसके द्वारा, इस जनन के द्वारा जो है कि मतलब कायिक जनन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक कायिक जनन होता है, दूसरा कृत्रिम कायिक जनन होता है। तो प्राकृतिक जो कायिक जनन होता है वो जड़ के द्वारा होता है, तने के द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा होता है। यह जो होते हैं प्राकृतिक कायिक जनन कहलाते हैं। तो आप लिखेंगे उसमें जड़ के द्वारा जो होता है, जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो जड़ें जो होती है वह वृद्धि करती है, वृद्धि करके नए पौधे का निर्माण करती है। जैसे पुदीना वगैरह होता है उसमें ये पाया जाता है, शकरकंद है, पुदीना है, इसमें पाए जाते हैं। पत्तियां होती हैं, पत्तियां भी होती हैं, जब फेवरेबल कंडीशन आती है, अनुकूल वातावरण आता है तो पत्तियों में से नई कलिकाएं निकल आती हैं और वह कलिकाएं विकसित होकर के नए पौधे का निर्माण करती हैं। जैसे बिगोनिया है, अजूबा है, इसमें पाया जाता है। तने के द्वारा होता है, तना भी होता है, आप देखते होंगे जैसे गन्ना है, आलू है, उसको हम काट देते हैं, काट करके बो देते हैं और उससे जो है नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो यह जो होता है प्राकृतिक जनन की क्रिया कहलाती है। अब प्राकृतिक जनन का महत्व क्या होता है? देखिए, प्राकृतिक जनन जो होता है यह जो है इसके द्वारा जो होता है उसका महत्व होता है। इस विधि के द्वारा जो है कम समय में अनेक पादप हम विकसित कर सकते हैं। मतलब कायिक जनन का लाभ यही होता है, उसकी विशेषता या उसका महत्व यही होता है कि हम कम समय में अधिक पौधों को विकसित किया जा सकता है।
और पादपों में जो वांछित लक्षण होते हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, बने रहते हैं। मतलब जैसा जो होता है मातृ पौधा होता है वैसे ही संकट पौधे का निर्माण होता है। तो वह भी क्या होता है, उसके आधार पर होता है। इसके बाद देखिए ये जो था कि काइजन था। इसके बाद आप मेंडल की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, मतलब अथवा करके है। और ये हमने आपको समझाया था मेंडल की क्या विशेषताएं होती हैं। मेंडल ने बताया था कि मतलब आनुवंशिक के माध्यम से जो भावी संतान होती है के गुणों का ज्ञान हो जाता है। मतलब आनुवंशिकता के आधार पर जो आने वाली पीढ़ी होती है उस आने वाली पीढ़ी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके आधार पर मतलब आनुवंशिकता के आधार पर उच्च लक्षणों वाली संतानों से को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब मेंडल का जो दूसरी विशेषता थी, इसकी विशेषता ये थी कि इससे जो है उच्च लक्षणों वाली संतानों को विकसित किया जा सकता है। दूसरा है कि रोग प्रतिरोधी जो पादप होते हैं जैसे गेहूं है, चना है, मटर है, चावल है, आज की किस्मों का विकास किया जा सकता है। अगला है उन्नत किस्में बनाकर अनेक जो है उनके उत्पादन में क्या किया जाता है, वृद्धि की जा सकती है। पांचवा है आनुवंशिक रोगों की खोज एवं उनके निदान के बारे में भी जो होता है आनुवंशिकी में बताया जाता है। तो कहने वाला होता है कि मेंडल के नियमों की प्रमुख विशेषताएं ये होती है कि उससे जो होता है उच्च गुणवत्ता वाले या भावी पीढ़ियों का विकास किया जा सकता है, रोग प्रतिरोधी पौधों का निर्माण किया जा सकता है और होते हैं कि जो रोग उत्पन्न होते हैं उनका निदान भी किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद लास्ट में जो क्वेश्चन आता है वह 12वां क्वेश्चन है। वह उसमें दिया है पुष्पी पादपों में होने वाली जनन की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। तो पुष्पी पादप होता है जो पौधे होते हैं, जो आवृतबीजी पौधे होते हैं। आप जानते हैं, हमने बताया था कि पौधों में जो होता है कि पुष्प जो होता है वह मुख्य भाग होता है और यह संघनित तनिष के द्वारा बनता है। और पुष्पी पादप जो होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, उसके 4 भाग होते हैं, 4 चक्र होते हैं। बाहर का जो चक्र होता है उसे बाह्य दल कहते हैं। पहला जो चक्र होता है उसको बाह्य दल कहते हैं। जो दूसरा चक्र होता है उसको दलपुंज कहा जाता है। तीसरा जो चक्र होता है वह पुमंग होता है। चौथा जो होता है जायांग होता है। पुमंग जो होता है, पुमंग और जायांग के बारे में आपको लिखना है। पुमंग जो होता है पुष्प का नर भाग कहलाता है और इसकी इकाई पुंकेसर कहलाती है। ठीक है। और पुंकेसर के अंदर क्या होते हैं, परागकण क्या होते हैं, पाए जाते हैं। उसी तरह जायांग जो होता है वह पुष्प का मादा चंद्रांग होता है और जो होते हैं इसकी जो इकाई होती है वह कार्पेल कहलाती है या अंडप कहलाती है। और प्रत्येक अंडप के जो होते हैं 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय होते हैं। ठीक है। तो इसके बाद जो होता है इसमें नर और मादा युग्मक होते हैं, मतलब परागकण और जो होते हैं अंडप जो होते हैं वह आपस में सहयोग करते हैं। निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन के बाद युग्मज का निर्माण होता है और युग्मज से भ्रूण बनते हैं, बीज का निर्माण होता है और वही विकसित होकर के नए पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो पहले आपको पुष्प की संरचना बनाना होगा, पुष्प का फिगर बनाना होगा। फिगर बना करके उस पुष्प के बारे में उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद आपको उमंग और जायांग के बारे में विस्तृत रूप से लिखना है। ठीक है। तो उसमें बताया गया था, जब जनन वाला चैप्टर पढ़ाया जा रहा था तो उसमें बताया गया था कि पुष्पी पादपों में जनन जो होता है जो पुमंग और जायांग होते हैं या जो है परागकण और जो होते हैं जो है अंडप होते हैं, ये जो होते हैं उसके जो है नर और मादा चंद्रांग कहलाते हैं। और इन्हीं की विस्तृत व्याख्या आपको क्या करना है, उसमें करना है। ठीक है। और इसके बाद अथवा करके क्वेश्चन दिया है प्राकृतिक संसाधनों के प्रकारों का उल्लेख करते हुए इसके संरक्षण के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। ठीक है। अब इसमें जो प्राकृतिक संसाधन है उनका इस्तेमाल करना है, उपयोग करना है और इसके बाद उनका संरक्षण करना है। तो आप जानते हैं कि प्रकृति में बहुत सी चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं जिनका उपयोग हमको जो है सीमित मात्रा में करना चाहिए। लेकिन हमने बताया था मनुष्य स्वार्थी होता है, लालची स्वभाव का होता है, वह आवश्यकताओं से अधिक जो है प्राकृतिक संपदा का दोहन करता है।
जिसके कारण प्रकृति में जो होती है उस चीज़ की संकट उत्पन्न हो जाता है। तो इसके लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था IUCN। वह संस्था थी, उस संस्था का काम था कि प्राकृतिक संपदाओं को या वन्य जीवों को कैसे बचाया जाए। इसके संरक्षण के लिए 2 तरीके अपनाए गए। एक जो होता है स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है, दूसरा आता है उत्तर स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब होता है कि उसमें प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में उनको संरक्षित किया जाता है। जब उनको जहाँ वे पाए जाते हैं वहीं पे उनके प्राकृतिक आवास में जब उसको संरक्षित कर दिया जाता है तो वह स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है या इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। और इसके लिए राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया जाता है। और इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि मतलब इसमें जो है उस प्राकृतिक संपदा को, जो भी जीव जंतु होते हैं, वन संपदा होती है, उसको प्राकृतिक आवास से हटा करके किसी दूसरे स्थान पर हम जब संरक्षित करते हैं तो वह इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। और इन दोनों के द्वारा संरक्षण के द्वारा जो होता है हम जीव जंतुओं, पेड़ पौधों आदि की जातियों को बचा सकते हैं। तो प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए ये विभिन्न तरीके क्या होते हैं अपनाए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा इस प्राकृतिक संपदा को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये पहला मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर को हमने समझाया आपको और उसका PDF जो है अगले स्टेप में आपको भेजा जाएगा। तो इसी तरह जो भी आपके पास साल पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, उससे आप करते रहिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है वह व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।